हेलो स्टूडेंट्स, ये लिटरेरी टर्म का चौथा वीडियो है। आज मैं आपको 10 लिटरेरी टर्म कराऊंगा। तीसरे लिटरेरी टर्म के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। ज़्यादातर लिटरेरी टर्म एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे और कुछ मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं। 31st फोर्थ वीडियो है, व्हाट डिफाइंस एन एंटी हीरो। एंटी हीरो क्या होता है? मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, पहले आप देखो इसमें से क्या हो सकता है, गैस करो। इसका सही आंसर है डी, लैकिंग ट्रेडिशनल हीरोइक क्वालिटीज। एंटी हीरो होता है उसके अंदर हीरोइक क्वालिटीज नहीं होती हैं। यहाँ पे मैं जॉन विक मूवी की बात करूंगा। आजकल ज्यादातर जो मूवीज बन रही हैं उनके जो हीरो मिलेंगे वो हमें एंटी हीरो मिलेंगे। एंटी हीरो से मतलब क्या है? जैसे जॉन विक, इसका जो मेन किरदार है जॉन विक, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी बातों में मारने लगता है और इसके अंदर नैतिकता की कमी होती है। एंटी हीरो होता है वो हमें जो पारंपरिक हीरो हुआ करते थे उनकी तरह नहीं मिलेंगे। एंटी हीरो मेन करेक्टर ही होता है, प्रोटेगनिस्ट होता है, मेन करेक्टर होता है किसी भी वर्क का, फिक्शन का, मूवी का। और इसके अंदर जो हीरोइक क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि पारंपरिक हीरोइक क्वालिटीज, ट्रेडिशनल हीरोइक क्वालिटीज होती हैं, वो इसके अंदर कम होती हैं। हो सकता है साहस इसके अंदर कम हो, सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ भावना जो होती है वो भी इसके अंदर कमी हो सकती है, और नैतिकता की भी इसके अंदर कमी हो सकती है। जो एंटी हीरो होता है इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? सनकीपन मिलेगा, सेल्फिशनेस, स्वार्थपन इसके अंदर बहुत ज्यादा हो सकता है, और दूसरों के प्रति ये चिंता भी कमी करता है। ये जो एंटी हीरो होते हैं आखिर ये ऐसा करते क्यों है? हो सकता है कि कोई इनको बदला लेना हो, सेल्फ इंटरेस्ट हो, या फिर कोई दूसरा मोटिवेशन हो जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहे होते हैं। ये जो एंटी हीरो होते हैं, अगर हम बात करें तो ये इनका जो करेक्टर होता है उसके प्रति हम थोड़ी सी सहानुभूति रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर कमी है तो हम इनसे नफरत करें। ये मेन किरदार होते हैं, सहानुभूति भी हम रखते हैं। जो एंटी हीरो होते हैं आसपास की परिस्थिति की वजह से ऐसा कुछ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये नैतिकता के इनके अंदर कमी हो जाती है। साहस हो सकता है इनके अंदर कम हो, या हो सकता है बहुत ज्यादा हो, जैसे जॉन विक बात बात पे दूसरों को मारने लगता था। तो ये जो करेक्टर्स होते हैं इनके प्रति हम जो है थोड़ी सहानुभूति रखते हैं। अगर बात करें तो इनके अंदर हो सकता है शूरवीरता बहुत ज्यादा हो। एक वर्क है, प्ले है, लुक बैक इन एंगर। इसमें जिमी पॉर्टर करेक्टर है। लुक बैक इन एंगर पब्लिश हुआ था 1956 में। ये जो जिमी पॉर्टर करेक्टर है ये बात बात पे अपनी वाइफ और अपने दोस्त पे गुस्सा हो जाया करता था। और ये गुस्सा क्यों होता था? क्योंकि जो आसपास की परिस्थितियां थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी, एनवायरमेंट बढ़ रहा था, उस वजह से इसके अंदर जो गुस्सा था आसपास के जो लोग थे उन पे निकल रहा था। तो एंटी हीरो जो होता है वो किसी परिस्थिति की वजह से ऐसा हो सकता है। इस वजह से हम लोग एंटी हीरो से नफरत नहीं करते, उसके प्रति थोड़ा सहानुभूति रखते हैं। 32, व्हाट इज द ओरिजिनल फोकस ऑफ एनाटमी। अब बताइए इसका क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है डी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडीज। पहले जो होता था, आपने देखा हो बायोलॉजी में मेंढक या केंचुए की चीरफाड़ करी जाती थी। तो जो एनाटमी उससे कहते थे, जब हम चीरफाड़ बारीक करके उसके जो बॉडी फंक्शन होते थे उनको देखते थे कि ये चीजें, एनाटमी जो होता है ये जनरली जो है बायोलॉजी में इस्तेमाल करा जाता है, जो जिसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी करी जाए ह्यूमन या एनिमल बॉडीज की, शरीर रचना विज्ञान। कहें तो शरीर रचना विज्ञान पूरा देखें भाई, हार्ट किस जगह है, कैसे ये वर्क करता है, तो एनाटमी कहते हैं। अगर लिटरेचर की बात करें तो ये जो शब्द है एनाटमी, ये मेटाफरिकली यूज करा जाता है। अब मेटाफरिकली से मतलब क्या है? यहाँ पे एनाटमी जो है मेटाफर होता है, जब दो चीजों को एक माना जाता है। यहाँ पे एनाटमी से मतलब है कि आपको एक वर्क दिया या कोई मूवी, अब कहा गया कि भाई इसकी जो एनाटमी करो, इसकी चीर-फाड़ करो। तो क्या करोगे? उस मूवी या जो भी फ़िक्शन, जो भी वर्क है, उसके बारे में बताओ। भई इसमें ये कैरेक्टर की ये कमियाँ, जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज की ये ख़ासियत है, ये लैंग्वेज की कमी है, यहाँ पे ये वर्ड यूज़ करे गए हैं। तो जितने एलिमेंट्स हैं, इसकी थीम है, प्लॉट है, उसके बारे में आप पूरी चीर-फाड़ करोगे, पूरा डिस्कस करोगे। उसकी अच्छाइयाँ, उसकी कमियाँ, बात बताओगे। तो एनाटॉमी होता है जब बारीकी से लिटरेचर में किसी चीज़ के बारे में जानकारी दें। जैसे अगर हम बात करें एनाटॉमी की नॉवल किसी के बारे में, पूरी जानकारी जब दी जाए तो वो एनाटॉमी उसकी कहलाएगी। बर्टन ने एक वर्क लिखा था, एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। मेलंकली दुख होता है, 1621 में पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पे जो दुख है उसके उन्होंने पूरी जानकारी दी, भाई क्या कारण हो सकते हैं, क्या हो सकता है। लेकिन अगर इसे पढ़ें तो पूरा ये फिलोसफिकल वर्क है, बिल्कुल बारीकी से उन्होंने जो है पूरी व्याख्या करी है मेलंकली की। एनाटॉमी जो होता है ये शरीर रचना विज्ञान, ये बायोलॉजी में तो है ही है, लिटरेचर में भी जो होता है इसी वर्क के जब हम पूरा का पूरा उसको देखें कि क्या उसकी खासियतें, कराया जाता है। 33, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स को क्या डिस्क्राइब करता है? इसका सही आंसर देखिए आप पहले। इसका सही आंसर है सी,
शॉर्ट स्टोरीज टू द पॉइंट, ऑफन फोकसिंग ऑन अ सिंगल इवेंट। जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं टू द पॉइंट हो, उन्हें हम जो है एनेक्डोट कहते हैं, किस्सा। ये शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, टू द पॉइंट होंगी, बहुत ही छोटी होंगी, बिल्कुल पॉइंट पे फोकस करेंगी। सिंगल इवेंट या एक्सपीरियंस को होंगी, कोई दूसरी कोई चीज इसमें नहीं होगी। ये एनेक्डोट जो होती हैं ये इंटरेस्टिंग फनी के बारे में हो सकती है। जैसे मान लीजिए कोवर्कर्स हैं, वो बात कर रहे हैं किसी जानवर के बारे में, कोई ऐसी बात करें, भाई पास में ये जानवर है, ऐसे ऐसे। और उसमें से एक कोवर्कर जो होता है वो कहता है कि भाई मेरी बिल्ली है, उसके बारे में एक किस्सा सुनाने लगता है छोटा सा। कोई कल ऐसा गया घर पे और कल बिल्ली ने ऐसा कर दिया। तो जो उसने कहानी सुनाई, छोटी सी फनी स्टोरी सुनाई, ये क्या कहलाएगी? किस्सा। ये क्या कहलाएगी? एनेक्डोट। एनेक्डोट जो होती है छोटी सी स्टोरी होती है, जो टू द पॉइंट मिलेंगी और इसमें थोड़ा ह्यूमर भी होता है। 34, इन लिंग्विस्टिक टर्म्स व्हाट डज द टर्म एंग्लिसिज्म रेफर टू? एंग्लिसिज्म जो होता है, एंग्लिसिज्म इसका क्या मतलब है? इसका सही आंसर देखिए। इसका सही आंसर है ए, अ वर्ड ऑफ फ्रेज। वर्ड या फ्रेज जो इंग्लिश से लिया जाए और दूसरी लैंग्वेज में यूज करा जाए, एंग्लिसिज्म। इसको अगर कहें एंग्लिसिज्म को अंग्रेजीवाद कहते हैं। अंग्रेजीवाद मीन्स इंग्लिश का कोई वर्ड है और वो दूसरी लैंग्वेज में यूज होने लगे कॉमनली, तो उसे हम एंग्लिसिज्म कहते हैं। जैसे ओके, इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन अब सभी लैंग्वेज में जनरली हिंदी में भी हम ओके वर्ड यूज करते हैं। ये एंग्लिसिज्म कहलाता है। 35, व्हाट इज एन एनल? क्या आंसर हो सकता है? इसका सही आंसर है बी, अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स। जो इवेंट्स का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होता है, इसको हम क्रोनोलॉजिकली ईयर बाय ईयर उसको रिकॉर्ड करें, ईयर बाय ईयर, डेट, इंपॉर्टेंट डेट के साथ में, तो उसे जो है एनल कहते हैं, वर्ष क्रमिक इतिहास। एनल का मतलब है वर्ष क्रमिक इतिहास, इसका दूसरा नाम एनल्स भी होता है। जब इवेंट्स, कोई घटना को हम ईयर बाय ईयर क्रोनोलॉजिकली उसको जो है लिखें, तो उसको हम जो है एनल कहते हैं। कि भाई एक साल है, अगले साल का भी जिक्र, उसमें जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उन सब का जिक्र हो ईयर बाय ईयर, तो उसे हम एनल कहेंगे। ये जो एनल होते हैं, ये सिग्निफिकेंट इवेंट्स को बतलाते हैं। किसी देश की जो हिस्ट्री है उसके लोगों के बारे में बता सकते हैं कि जो लोग थे वहाँ के, इंस्टीट्यूशन के बारे में बता सकते हैं, लड़ाई के बारे में बता सकते हैं, या फिर जो राजा की ताशपोही हुई है, जो सिंहासन मिला है उसके बारे में ये बतलाते हैं। तो ये एनल होते हैं, इनके जरिए हमें उस जमाने के जो इंपॉर्टेंट घटनाएं होते हैं उनका हमें पता चलता है। एक तरीके के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं, बस ये ईयर वाइज होते हैं। 36, व्हाट इज एन एनोटेशन? क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है सी, एडिंग नोट्स। जब हम नोट्स ऐड करें, कमेंट्स, टिप्पणी, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या जो है वो डॉक्यूमेंट में दें, तो उसे हम जो है एनोटेशन कहते हैं। एनोटेशन व्याख्या टिप्पणी, अगर शॉर्ट में कहें तो व्याख्या टिप्पणी। इसमें क्या होता है कि जब आप पूरा कोई वर्क है, पेज है, उसके नीचे या साइड में जो है आप कोई नोट ऐड कर दो थोड़ा सा व्याख्या देने के लिए, कमेंट करो, एक्सप्लेनेशन दो डॉक्यूमेंट के जरिए, तो वो क्या कहलाएगा? वो एनोटेशन होता है। एनोटेशन जनरली जो होता है, जैसे मार्जिन होते हैं कॉपी में, उसमें साइड में मार्जिन है, यहाँ पे लिख दिया कि ये है, मान लीजिए ये है लिखा हुआ। इसमें कमेंट जो है उसके बारे में मैं कोई जानकारी दे दूं कि कमेंट का मतलब ये है, या कमेंट जो है इस चीज को भी कहते हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी दूं, ये जो होगा उसे क्या कहेंगे? हम एनोटेशन कहते हैं। तो एनोटेशन साइड में लिखे हुए होते हैं और ये हमें थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। जनरली बुक्स में हमें कई बार मिलेगा, अब पोम में तो हमें मिलता ही है कई बार। 37, ये डायरेक्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, एंटागनिस्ट विरोधी। अगर हम कहें तो एंटागनिस्ट होता है विलन। एंटागनिस्ट जो होता है ये करेक्टर है, जो एक तरीके से जो प्रोटेगनिस्ट होता है, मेन कैरेक्टर हीरो जो होता है, उसका अपोजिट होता है। तो प्रोटेगनिस्ट हो गया मेन कैरेक्टर हीरो, उसका जो विरोधी होगा विलन, वो होता है एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट जो होता है वो कोई भी हो सकता है, पर्सन होगा, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, या फिर लोगों का ग्रुप भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वो विलन का कार्य कर रहे हो, बहुत सारे लोग, या फिर नेचर भी हो सकती है। मान लो कि एक व्यक्ति है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन नेचर की वजह से कुछ ऐसा हुआ, मान लो भूकंप है, बाढ़ है, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उसके जीवन में उथल पुथल आ गई, तो यहाँ पे एंटेगनिस्ट जो है ये प्रकृति भी हो सकती है। यहाँ पे हम बात करेंगे शेक्सपियर के वर्क ओथेलो की। ओथेलो का जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? ओथेलो है, प्रोटेगनिस्ट है, हीरो है, मेन कैरेक्टर। और इसका जो विलन है, एंटेगनिस्ट, वो कौन है? यागो। यागो जो है वो एंटेगनिस्ट है ओथेलो का। तो ओथेलो जो प्रोटेगनिस्ट है और यागो एंटेगनिस्ट है।
38, एंथोलॉजी, संकलन। एंथोलॉजी और संकलन की बात करें तो जो पॉम्स होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज, एसेस या फिर प्लेज, उनको एक साथ पब्लिश करा जाए तो उसे हम एंथोलॉजी कहते हैं, संकलन, काव्य संग्रह। मीन्स शेक्सपियर ने जितने प्लेज लिखे हैं उनमें से कुछ को आप जो है एक साथ पब्लिश कर दो, 7, 8, 10, तो वो क्या कहलाएगा, शेक्सपियर के प्लेस का जो है एंथोलॉजी कहलाएगी। अगर एंथोलॉजी की बात करें तो ये, जैसे हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, पॉइंट पर आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी थी। गीतांजलि में 103 पोम्स उन्होंने पब्लिश करी थी। पोम्स अलग अलग टाइम पे लिखी थी, उनको एक साथ काव्य संग्रह एक साथ उन्होंने पब्लिश कर दिया, और जिसमें पब्लिश करा बुक का उसका नाम लिखा गीतांजलि। गीतांजलि एक बुक का नाम है जिसमें 103 पोम्स एक साथ पब्लिश हुई हैं। तो ये क्या है, गीतांजलि ये एंथोलॉजी है रविन्द्रनाथ टैगोर की पोम्स का। 39, व्हाट डज द टर्म एंथ्रोपोमॉर्फिक मीन? एंथ्रोपोमॉर्फिक का क्या मतलब है? देखिए इसका आंसर, इसका सही आंसर है ट्रीटिंग एनिमल्स, गॉड्स और ऑब्जेक्ट्स एज इफ दे आर ह्यूमन। जब हम एनिमल, गॉड्स या ऑब्जेक्ट को ऐसे ट्रीट करें जैसे कि वो इंसान हो। एंथ्रोपोमॉर्फिक, मानव रूपी। ट्रीटिंग एनिमल्स, जैसा बतला ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को जब हम ऐसे ट्रीट करें जैसे कि वो इंसान हो, तो या वो व्यवहार करते हो वो करेक्टर, तो हम जो है उसने एंथ्रोपोमॉर्फिक कहते हैं। पंचतंत्र की कहानियों में जो एनिमल्स हैं कई सारे, वो बोलते हुए हैं, वो जो कहानियां हैं वो एंथ्रोमॉर्फिक टेल्स हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे आजकल जो कार्टून हम देखते हैं, कार्टूनों में हम क्या देखते हैं, जो निर्जीव चीजें हैं वो भी बोलती हुई नजर आएंगी, एनिमल्स हैं वो भी बोलते हुए नजर आएंगे, जानवर है वो भी बोल रहा है। तो जो करेक्टर हैं वो सारे क्या हैं, वो उसमें कार्टून में एंथ्रोपोमॉर्फिक, एंथ्रोपोमॉर्फिक होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट हो, निर्जीव या फिर एनिमल्स हो, वो ऐसे व्यवहार करें जैसे कि वो इंसान हो, बोलें, तो वो क्या एंथ्रोमॉर्फिक कहलाते हैं। लास्ट है 40, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लिटरेरी डिवाइस नोन एज एंटी क्लाइमैक्स? अब एंटी क्लाइमैक्स है अपोजिट क्लाइमैक्स का, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी, अ प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज, आइडियाज का प्रोग्रेशन इवेंट्स का हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। मीन्स जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आइडियाज का प्रोग्रेशन हो, एंटी क्लाइमैक्स कहलाता है। मीन्स कोई घटना है, एक घटना है, छोटी घटना हुई फिर बड़ी घटना हुई, तो वो क्या है असेंडिंग में, वो तो क्लाइमैक्स हो गई। आप जो है तरह से चल रहे हो, जैसे मूवी में कहानी होती है, पहले कहानी बढ़ती बढ़ती आगे बढ़ती है, लेकिन क्या वो होता है कि अगर कहानी जो है वो एकदम से बढ़ने की बजाय नीचे को आ जाए, मीन्स इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट से हम जो है इनसिग्निफिकेंट की तरफ चले आए, नॉन इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चले आए, तो वो क्या कहलाएगा, एंटी क्लाइमैक्स। इसको थोड़ा मैं आपको डिटेल में बतलाता हूँ। एंटी क्लाइमैक्स अवनीति, ये एक तरह की फिगर ऑफ स्पीच है जो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस में होती है, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर को बतलाती है। तो एंटी क्लाइमैक्स है, इसको अगर हम देखें तो ये अलग अलग, इसके दो मीनिंग है। एक तो ये हो गया क्लाइमैक्स का अपोजिट। क्लाइमैक्स क्या होता है, हम कहते हैं मूवी का क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स होता है जब एक टर्निंग पॉइंट आता है मूवी में, तो अपने कंक्लूजन हाथ में की तरफ बढ़ती है, क्लाइमैक्स आया, तो हाथ में कोई ऐसी पता लगे जिसने जो है सब चीज जो है बदल दी, और मूवी जो है खत्म हो जाएगी, क्लाइमैक्स आया, टर्निंग पॉइंट। एंटी क्लाइमैक्स में क्या होगा, मूवी खत्म होने वाली है लेकिन उससे पहले ऐसा हुआ कि खत्म, कहानी खत्म होने की बजाय जो है वो एक नॉन सीरियस हो गई दूसरे पार्ट में, चाहे वो कंप्लीट। एंटी क्लाइमैक्स होता है, क्लाइमैक्स जो होता है उसकी वजह से सस्पेंस होता है, और एंटी क्लाइमैक्स की वजह से कई बार क्या होता है, ह्यूमर हो जाता है। अगर हम एंटी क्लाइमैक्स की बात करें तो ये सिग्निफिकेंट से नॉन सिग्निफिकेंट की तरफ मूव करता है। एक घटना जो है खास होनी है, सीरियस होनी है, और अचानक पता लगे कि नॉन सीरियस घटना हो जाती है। क्लाइमैक्स जो होता है, अगर देखें क्लाइमैक्स जो होता है वो सस्पेंस क्रिएट करता है, और नॉन एंटी क्लाइमैक्स जो होता है वो ह्यूमर उत्पन्न करता है। इसको अभी और मैं बतलाता हूँ डिटेल में। जैसे मान लिया कोई स्टोरी है, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन पता लगी, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, लेकिन पता लगा वो कोई छोटी सी जानकारी मिली, तो इनसिग्निफिकेंट चीज हुई, बहुत ही एक कहें तो इंपॉर्टेंट का अपोजिट इनसिग्निफिकेंट चीज हुई, तो वो क्या कहलाए, एंटी क्लाइमैक्स आएगा। एंटी क्लाइमैक्स की वजह से कई बार जो होता है हंसी भी आती है कि खत्म होने की बजाय हम सोच रहे ये होने वाली है, पता लगा ये तो ये निकला, मीन्स खजाना कोई ढूंढ रहा है, खजाना तो मिला नहीं, पता लगा उसमें कोई जो है एक सी अंगूठी मिल गई, तो क्या होगा, एंटी क्लाइमैक्स होगा। एंटी क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स ये वर्ड का स्ट्रक्चर भी होता है। वर्ड का स्ट्रक्चर ऐसे है, मान लो आप बात करो, मैंने जो है कल एक घड़ी खरीदी, मैंने कुछ जेवर खरीदे और कार खरीदी,
तो यहाँ पे आप जो है एक असेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ लो, ठीक है? इसकी वजह से क्या है, चीज़ें बढ़ रही हैं। एक जो है एक कौतूहल, एक हमारे अंदर सस्पेंस आ रहा है क्या-क्या चीज़ें खरीदी। लेकिन एंटी क्लाइमेक्स में क्या होगा? आप बड़ी से छोटी चीज़ की तरफ मूव करोगे, सिग्निफिकेंट से इनसिग्निफिकेंट की तरफ मूव करोगे। जैसे इसमें एक एग्ज़ाम्पल है एंटी क्लाइमेक्स का, माय ब्रदर गिफ्टेड मी, मेरे भाई ने गिफ्ट करी एक डायमंड नेकलेस। अब देखो एक महँगी चीज़ है, शुरुआत में है महँगी चीज़, एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट करा, आईफ़ोन। अब देखो नीचे की तरफ डाउनफॉल हो रहा है। एयरपोर्ट्स करे और कम हुआ, और 2 बॉक्स करे पीनट्स के, तो क्या हो गया? घूमर उत्पन्न हो रहा है। पहले महँगी चीज़ की बात हुई और फिर कम महँगी। तो ये क्या है? एंटी क्लाइमेक्स है। तो ये वर्ड्स क्लॉज़ेस का जो है एक स्ट्रक्चर भी होता है एंटी क्लाइमेक्स। इसके 2 मीनिंग है। एक तो नॉन इम्पोर्टेंट घटना हो जाए किसी मूवी में, पता लगा खत्म होने की बजाय जो है कोई ऐसी छोटी-सी घटना हो जाए जिसमें आपको लगा अरे ये क्या हो गया? ये तो एंटी क्लाइमेक्स हो गया। दूसरा ये वर्ड का स्ट्रक्चर भी होता है, जब सिग्निफिकेंट से हम इनसिग्निफिकेंट की तरफ मूव करते हैं, तो उसे हम एंटी क्लाइमेक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के मैंने आपको 10 लिटरेरी टर्म समझाए हैं। उम्मीद करूँगा आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।